आप लोग देख रहे हैं एक्टिविस्ट हरेंद्र। और अभी हम आरा में हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं बहुत ही महान साहित्यकार, रंगकर्मी, बहुत ही बुद्धिजीवी साथी हैं आशुतोष कुमार पांडे जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो आशुतोष कुमार पांडे जी, कल पटना में छात्र संघ का चुनाव हुआ। हमें लगा आप भी गए होंगे, तो कुछ अपना अनुभव बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे महान साहित्यकार क्यों बोले। हम आपको देखते हैं हमेशा फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप, हमें लगा कि आप साहित्य की बहुत बड़े जानकार हैं। हम पढ़ते हैं लेकिन बहुत बड़े जानकार तो नहीं है। बहरहाल पटना छात्र संघ का चुनाव हुआ, उसमें हम नहीं गए। आपकी आलोचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, तो कुछ उसको भी। तो मैं पटना छात्र संघ के चुनाव में नहीं गया। इसका इसके बहुत सारे कारण थे। इसलिए मैं देख रहा था कि जो पिछले छात्र संघ के चुनाव में जो छात्र जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े थे, जैसे लेफ्ट विंग का जो आयशा है, उससे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार बिखराव था, उसके अंदर बिखराव था। लोग मतलब नहीं, ऐसा तो हर बार होता है कि लेफ्ट के जो जितने भी छात्र संगठन है, चाहे एसएफआई हो या ईएसएफ हो या आयशा हो, तो कभी हम तो यहाँ पटना में एकजुट होते नहीं देखा है। तो ये पहली बार तो नहीं हुआ है। नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा था। इस बार कुछ इसलिए ज़्यादा था कि जो पुराने लोग थे और वो हम देख रहे थे लगातार वो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ बोल रहे थे। लेफ्ट फ्रंट क्या था, मतलब आयशा के खिलाफ ही बोल रहे थे। उसकी संसदीय राजनीति जो उसकी जो राजनीतिक संगठन है माल है, उसके खिलाफ बोल रहे थे। और वो एक जमाने में लेफ्ट से जुड़े थे और वो अपने आप को अति क्रांतिकारी कहते हैं। उनका ये मानना है कि जो भी हो, लेकिन सीपीआईएमएल को और आयशा को संसदीय राजनीति में नहीं आना चाहिए। और क्योंकि इसके आने के चलते उनकी जो विचारधारा है वो कुंद पड़ गई है और ठीक से काम मतलब कहीं ना कहीं वो संसदीय मोर्चा पर वो लोग कमजोर पड़े हैं। हाँ। माले के आने से तो हमने तो देखा कि एएसएफ का गठबंधन एनएसयूआई के साथ था, तो इसका कुछ खास लाभ हमें नहीं देखने को मिला। एनएसयूआई और एआईएसएफ भी मैं देख रहा हूँ आमतौर पे कि वो जमीनी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। एनएसयूआई केवल उसमें नेता ही है, उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं है। और उसमें एआईएसएफ में भी मैं यही देख रहा हूँ कि उसमें सिर्फ नेता लोग ही हैं। हम लोग पटना में गए थे, बहुत सारे मुद्दे देखे, तो हमें ये सुनने को मिला कि एनएसयूआई का जो सेंट्रल पैनल था, जो केंद्रीय वो दिल्ली का जो पैनल था, उसमें अलग बिखराव था। और जैसे कहा जाए कि जो निचला स्तर था एनएसयूआई का और ऊपरी स्तर था, तो दोनों में बिखराव था, कोई तालमेल नहीं था। हमको तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि पैनल में ही बिखराव था। जो पटना यूनिवर्सिटी का जो एनएसयूआई का जो पैनल था, तो इसमें ही बिखराव था। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद जीते और दूसरे जो पैनल में अन्य जो पद है उसके लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। तो मैं ये सब देख रहा था। बाकी जो है राजद हो, एआईएसएफ हो, एबीवीपी हो या आयशा हो, ये सब सारे पैनल का प्रचार कर रहे थे। चाहे इनका सांगठनिक तौर पे कोई भी मन कमजोरी हो, वो कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति तो वैसी है। अच्छा, एबीवीपी जो खुद को बहुत बड़ा संगठन होने का दावा करता है, तो एबीवीपी 5 सीटों में सिर्फ एक ही सीट केवल महासचिव का ही जीतने में सफल रही। तो कहीं ना कहीं ये एबीवीपी की बहुत बड़ी हार है। और जदयू जो 4 सीट जीत का अध्यक्ष पद के साथ भी मतलब बहुत ही बड़ी बढ़त में आई है। इस पर क्या कहना इसका चाहिए? ये है कि एबीवीपी कभी भी कैंपस में जो यहाँ की जो शैक्षिक व्यवस्था है, शैक्षिक व्यवस्था के सवाल पे कभी भी कैंपस में मौजूद नहीं रहती है। वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पे कैंपस में होती है।
कभी जय श्री राम के नारों के साथ, कभी माँ भारती के नारों के साथ। उनका ये है कि भावनाओं के साथ ये है, कुछ सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम व्यवहार पर होता है। फीस के बढ़ोतरी पर उनका कोई स्टैंड नहीं होता है, छात्रों के असुविधाओं पर नहीं, अगर लड़ाई की आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई लड़ने से ही हार जीत तय होती है, तो ऐसा को तो हम देखते हैं कि लगातार पटना विश्वविद्यालय में लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं, फिर भी ऐसा एक भी सीट जिताने में कामयाब नहीं रही, यहाँ तक कि सेकंड पोजीशन भी नहीं रहा। आयशा का संगठन जो विस्तार है, जो तौर तरीका है, वो पुराना पड़ चुका है, उसमें नए नारों की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसकी आत्मालोचना करनी होगी। संगठन के विस्तार का जो तौर तरीका है, उसमें आपको देखना होगा कि हमारा जो छात्र संगठन है, जो छात्र विंग है, जो छात्र हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से खड़े होना है। एक नए सिरे से जब राजनीति बदल रही है, बहुत सारा कुछ बदल रहा है, तो उस स्थिति में चीज़ों को अलग तरीके से देखना और विस्तार की जो प्रक्रिया है, वो पुराने तौर तरीके हैं, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। अच्छा, तो छात्र राजद जो है, जो दावा करती है कि बहुत बड़े आधार हैं हमारे, तो छात्र राजद भी कहीं किसी भी रूप में लड़ाई में नहीं दिखी। छात्र राजद को मैं मानता हूँ कि वो लड़ाई में नहीं दिखी, तो उसका अपना ही कारण है, क्योंकि छात्र राजद का जो विस्तार है एक खास तबके में ही है, ठीक है ना। और उसकी जो कहन शैली है, बतियाने की शैली है, लोगों को प्रभावित करने की शैली है, वो उसकी जो तौर तरीका है वो अलग तौर तरीका है। वो मतलब आम जनमानस उससे कटता है। वो एक छतरी के नीचे आज सामाजिक न्याय को लाना चाहता है कि हमारी ही छतरी हो, इसके अंदर सबको आना है, तो वो हो नहीं पाता है। और हर जगह किसी एक नारे को, जो राजनीतिक सत्ता में है, उसके नारे को आप मतलब छात्र राजनीति में इम्पोज करने की भी बात होती है, तो वैसा नहीं हो पाता है। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और भले ही चाहे महागठबंधन के जितने भी दल हैं अलग अलग छात्र के मोर्चे पे चुनाव लड़े हैं, चाहे वो छात्र राजद हो, छात्र जदयू हो या लेफ्ट विंग जितने हैं, लेकिन फिर भी हम सभी के ये आरोप लगाते हुए देखे हैं कि वहाँ पुलिस प्रशासन जो थी एबीवीपी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यह तो सरकार बिहार में महागठबंधन की है, तो ये कैसे संभव है? देखिए, एबीवीपी मूलतः और अंततः एक सांप्रदायिक संगठन है। वो छात्रों का संगठन भले कहा जाता हो, लेकिन वो एक सांप्रदायिक संगठन है। और ये इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि बिहार ही की पुलिस हो या कहीं की पुलिस हो, भारत की जितनी भी पुलिस है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग, बुनियादी ट्रेनिंग में भी कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वो कहीं भी खड़ी रहती हैं तो एक वो सांप्रदायिक रवैया अपनाती हैं, जातीय रवैया अपनाती हैं, और वो देखने को मिलता है, तो हर जगह वो मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ खुल के आई है कि संघर्ष बनाम नोट का जो राजनीति रहा, जो चुनाव रहा आपकी पीयू में, तो क्या आपको भी लगता है कि नोट की जीत हुई है जो जदयू के प्रत्याशी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जो राजनीति में सत्ता में बैठा हुआ है, वो हर जगह सत्ता में आना चाहता है, और सत्ता में आने के लिए वो विभिन्न तरीके अपनाता है। तो इन तरीकों में एक ये रहा कि उसको ये अपनाया जाए, तो उन्होंने अंततः, क्योंकि सत्ता में बने रहना ही उनकी मुख्य और सबसे मुख्य चुनौती होती है, तो वो रहना चाहते हैं, रहे। अच्छा, पटना का कोई भी छात्र संघ चुनाव हो, बिना गोली चले कोई संभव नहीं हुआ है, और नीतीश बाबू सुशासन की सरकार की दुहाई देते हैं, और हर चुनाव में पटना में गोली चल जाता है। तो ये छात्र संघ चुनाव में जब इस तरह से हो रहा है, तो आम चुनाव जो पंचायती चुनाव होते हैं या अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव में किस हद तक ये गोलीबारी बमबारी होगा? क्योंकि पिछले दिन पटना में बम भी फटा हुआ था। मैं ये मानता हूँ कि छात्र राजनीति और आगे आने वाली भविष्य की राजनीति के लिए शुभ दिन है यहाँ पे। तो मतलब गोलीबारी यदि नहीं चलती है पटना में, बिहार में, तो मैं निराश हो जाता, लेकिन गोलीबारी चली तो इससे यही अपेक्षा भी थी मुझे कि गोलीबारी चले और खून खराबा हो छात्र राजनीति में, ये हमारी, तो उस पर खरे उतरे हैं। तो क्या मतलब आपको लगता है कि गोलीबारी चलेगी तो नीतीश कुमार की छवि खराब होगी? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नीतीश कुमार की अब कोई छवि रह नहीं गई है, ठीक है ना। वो छविहीन आदमी है,
जब वो कभी कहते हैं कि भाई मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा तो फिर लेकिन जाऊंगा नहीं बीजेपी के पास, फिर बीजेपी पे जाते हैं, फिर राजद के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर वो आते हैं। तो उनका जो अभी जो तौर तरीका है, मसला है, तो उसमें हमको बहुत ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की भी अब कोई छवि बची हुई है। अच्छा, देश में थोड़ा देश का भी कुछ खबर पर बात हो जाए। जैसे गुजरात में चुनाव है, हमने कन्हैया जी का इंटरव्यू देखा था, उनसे पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी भी अपना बढ़त बनाई हुई है। तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो किसी भी राज्य में भाजपा को हरा के अपना सत्ता हासिल नहीं की है, वो कांग्रेस को भी डैमेज की है। और पहले से ही गुजरात में भाजपा की सरकार है। तो क्या भाजपा की सरकार को डैमेज करने में आम आदमी पार्टी कामयाब होगी, या वो अपने इतिहास पे ही कायम रहेगी, सिर्फ कांग्रेस को हराने वाले इतिहास पे? और कन्हैया का तो मैंने इंटरव्यू नहीं देखा है, लेकिन एक बीबीसी बात, का इंटरव्यू था। हाँ, एक बात तो तय है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके पास वो जो वोट का शिफ्टिंग है वो कांग्रेस का ही वोट देखने को मिलता है, कि वो कांग्रेस का ही वोट वो उसके पास जाता है। तो स्थिति यह है कि अब देखने वाली बात है कि क्या हो रहा है। गुजरात में तो अब चुनाव हो ही रहा है, तो कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोरबी से जो जहाँ पे अभी पुल हादसा हुआ है, वहाँ मोरबी से ही उसने चुनाव प्रचार शुरू किया है, और आज से ही, शायद आज से ही चुनाव प्रचार उसने तीखा शुरू कर दिया है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जो छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कथित छात्र आंदोलन स्टार्ट हुआ था हॉस्टल के फीस वृद्धि के मामले में, जो बाद में इंदिरा हटाओ के नारे में तब्दील हुआ, वो भी मोरबी से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। तो मोरबी तो एक बदलाव और हादसे का प्रतीक बन चुका है भारत के राजनीति में। तो अब देखने वाली बात है कि अब क्या होता है। अभी मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। और एक बार हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से चैनल को सब्सक्राइब करने का। दर्शक जी लोग, यदि आप ये चैनल देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से उंगली दिखा के कह रहा हूँ कि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने का काम करें, नहीं तो हम लोग करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।